हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दो लॉज के बारे में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को के बेसिक्स को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये दो लॉज वैसे तो क्वेश्चन में इसके डायरेक्ट एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, बट वी कैन गेस कि शायद इन फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि इसी पे बेस्ड होके ना जो क्लीवेजेस होती है कि किस तरह से होलोब्लास्टिक रेडियल एंड ऑल जो भी होती है ना, वो क्लीवेजेस इसी लॉ पे डिपेंड करती है। ठीक है, दो लॉज हैं, हम वो दो लॉ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द टू लॉज जो कि हम कहते हैं इसे लॉज ऑफ क्लीवेज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि क्लीवेज के ना कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, और पहला लॉ के बारे में हम बात करेंगे, डेट इज साक्स लॉ। साक्स लॉ के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं, और ये ना 1877 में साक्स ने दिया था ये लॉ को। और इस लॉ के अंदर ना दो पॉइंट्स को कंसिडर किया गया था, हम दोनों पॉइंट्स को ही अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बाल्फोस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम साक्स लॉ के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है पहला पॉइंट कि सेल्स टेंड टू डिवाइड इनटू इक्वल डॉटर सेल्स। इसका मतलब क्या कह रहे हैं ये? ठीक है, इसका मतलब क्या कह रही है ये हमें जानना है। तो इसे जानने के लिए हमें ये डायग्राम को देखना पड़ेगा, हालांकि थोड़ी सी ब्लड है लेकिन फिर भी मैं आपको इन क्लियरली समझा दूंगी। ये सारे क्या होते हैं, अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें फर्टिलाइजेशन वो सारे टॉपिक आपने डिस्कस की होगी, या फिर कहीं से भी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि ये सारे कुछ क्लीवेजेस के स्टेजेस हैं। ठीक है, ये सारे स्टेजेस ह्यूमंस में भी या फिर फ्रॉग्स में भी हमें देखने को मिल जाती है। सी अर्चिन केस में भी आपको क्लीवेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब हम ये क्लीवेज का स्टेजेस बताते हैं ना, तो इस स्टेजेस को लेके ही ये जो क्लीवेज लॉ है वो डिपेंड किया है। ठीक है, वो बनाया गया है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये साक्स लॉ है, इसमें पहले क्या कहा गया था कि सेल्स टेंड टू डिवाइड इनटू इक्वल डॉटर सेल्स। इस हिसाब से ये बैठता है कि ये देखिए, ये जो फर्स्ट क्लीवेज है, सबसे पहले सेल कैसा रहता है, ऐसे ऐसे एक ऐसे सेल ऐसे होल ऐसे रहता है, राइट। फिर जब इसका जो फर्स्ट पहला जो क्लीवेज होती है, उस क्लीवेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ यहाँ जो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये दोनों पार्ट वन और पार्ट टू ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एंड देन अगेन जब हम सेकेंड क्लीवेज हो रहा है, इसमें देखिए, अब सेकेंड क्लीवेज में आपको आप देख सकते हैं कि इसमें भी चार पार्ट्स हो रहे हैं ना, चार पार्ट्स। और मेक श्योर करिए कि ये चार पार्ट जो है ना, ये इक्वल ही होते हैं। ठीक है, ये चार पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। और देन इसके बाद जब थर्ड क्लीवेज आती है, तो जितनी भी क्लीवेजेस होती है, जब डिवाइड हो के ना, वो जितने भी नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं, वो सारे सेल्स का साइज क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सेल का साइज इक्वल होती है, अल्दो सेल का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन सेल का जो साइज होती है ना, वो हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था साक्स लॉ का, कि सेल्स टेंड टू डिवाइड इनटू इक्वल डॉटर सेल्स, राइट। ये तो हमारा पॉइंट सेटिस्फाई हो गया कि हमने देखा कि पहला ये था, फिर उसके बाद ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ ऐसा था। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि ये क्या होती है, डॉटर सेल्स इक्वल इक्वल होती है। ठीक है, ये नहीं कि ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता, सारे डॉटर सेल्स इक्वल होती है। एंड देन सेकेंड पॉइंट में कहा गया है, ईच न्यू डिवीजन प्लेन टेंड्स टू इंटरसेक्ट द प्रीसीडिंग प्लेन एट राइट एंगल्स। तो इतना कन्फ्यूज आपको होना नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एक सेल जो है दूसरे सेल का क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। दे आर प्रेजेंट एट राइट एंगल्स, इन अ पोजिशन ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो मतलब ये कहा गया है कि इस डायग्राम में ही देख लेते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये जो थर्ड क्लीवेज में आपको दिख रही है ना, थर्ड क्लीवेज में आपको ये दिख रही है, चार चार तरह के डिवीजन हो रखे हैं इधर, है ना। अब इसको मैं अगर आपको प्लेन एक डायग्राम में बना के बताऊँ, ठीक है, इसको मैं अगर आपको प्लेन एक डायग्राम में बना के बताऊँ, तो कुछ ऐसा होगा, है ना। ये सेल है, यहाँ पे डिवीजन हो रहे हैं, यहाँ पीछे भी कुछ कुछ डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पीछे भी कुछ कुछ डिविजन्स हो रहे हैं। इस हिसाब से ये कहा गया है कि ये जो सेल है, ये जो सेल है ना, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। ये देखिए, ये एंगल जो है 90 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो पीछे के साइड में ना, वो भी हमें क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे से अरेंज होते हैं। ये कहा गया है साक्स लॉ में। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, हमारा दोनों पॉइंट्स हमने समझ लिया है। पहला पॉइंट ये था कि सेल्स टेंड टू डिवाइड इनटू इक्वल डॉटर सेल्स, दैट मीन्स ये सेल इक्वली डिवाइड हो रहा है। दूसरा में कहा गया, इट्स न्यू डिवीजन प्लेन टेंस टू इंटरसेक्ट द प्रीसीडेंट, मतलब क्या हो जाता था हमारा, यहाँ पे सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से राइट एंगल में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया साक्स लॉ के बारे में। दूसरे लॉ पे आते हैं, दूसरा लॉ हो गया बाल्फोस लॉ। ठीक है, बाल्फोस लॉ। अब इस लॉ के बारे में
हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ये लॉ को समझने के लिए, बाल्फोर्स लॉ। इसमें क्या कहा गया, ये दिया गया था 1885 में। एंड देन इसमें ये कहा गया है द स्पीड और रेट ऑफ क्लीवेज इन एनी रीजन ऑफ एग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक इट कंटेन्स। ठीक है, अब ये पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डेप्थ में जानना होगा। सो सपोज दिस इज एन एग, एंड हमें पता है ना कि एग का कंडीशन क्या है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बताया था सेंट्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था आइसो, मीजोलेसिथल के बारे में, वो एग का जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि यॉक किस पोजीशन पे रहेगा, और उस अगर यॉक के पोजीशन पे डिपेंड करके हम एग को क्लासीफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ एग में आपको ये मिल जाएगी मेरे पिछले लेक्चर में। सो उस अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है कि देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है ना, जब ऐसा एक एग प्रेजेंट होता है, ये वाला कौन सा टाइप का प्रेजेंट है, ये वाला कौन सा टाइप का एग है, ये मीजोलेसिथल है, मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। टीलोलेसिथल का मतलब क्या हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म और यॉक होता है वो दोनों अलग अलग अरेंज होते हैं। एंड मीजोलेसिथल का मतलब होता है कि जो यॉक का जो कंसंट्रेशन है वो मीडियम है, राइट। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस एग का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बाल्फोर्स लॉ के बारे में बताऊँगी। ठीक है, और यहाँ हमारा प्रेजेंट है ये यॉक, इस साइड में हमारा प्रेजेंट है यॉक, और यहाँ पे प्रेजेंट है साइटोसोल। देखिए, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, जब हमारा जब क्लीवेजेस होते हैं ना, जब क्लीवेजेस होते हैं तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एनिमल पोल कंसीडर करते हैं। एनिमल पोल, एनिमल पोल या फिर एनिमल हेमिस्फीयर कहते हैं वो। ये जो नीचे वाला जो यॉक वाला पोजीशन है उसे हम वेजिटल पोल कहते हैं। ठीक है, वेजिटल पोल कहते हैं। अब जब ये हम ऐसे बना के रखे हुए हैं, अब दोनों को डिफरेंशिएट करके रखे हुए हैं, सो यॉक का देखिए साइटोसोल जो होती है ना, वो उसकी कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, इतना कम कंसंट्रेशन होती है साइटोसोल की यहाँ पे। ठीक है, साइटोसोल का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होती है। इतना नहीं होता कि मतलब इतना डेंस नहीं होता जितना यॉक का होता है। आप आपने देखा ही होगा ना एग में कि जो यॉक वाला पोर्शन है वो ज़्यादा घना होता है, एंड देन जो वाइट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा लाइट होता है ना। सो ये देखिए, ये हमारा यॉक वाला पोर्शन है, और ये हमारा क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल वाला प्रेजेंट है। सो इन दिस कंडीशन ना, तो इन दिस कंडीशन क्या हो जाता है, तो यॉक वाला का जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है। मतलब कि उसमें क्या होती है कि जब डिविजन्स होते हैं ना, जब ऐसे करके डिवाइड होते हैं ना, तो डिवाइड होने पे ना इस एरिया में, यॉक वाला एरिया में ना बहुत जल्दी से डिवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्या होती है, स्लोली डिवाइड होती है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। जैसे फटाक से कुछ चीज़ अगर बिल्कुल खाली खाली है, सर आप ऐसे एनालॉजी ले लीजिए कि सपोज़ आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, एंड उस रास्ते में आप देख रहे हैं कि पूरा रास्ता भरा हुआ है। मतलब आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, एंड गाड़ी में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है लाइन पे, तो आपको दिक्कत होगी वहाँ से फ्रीली जाने में, राइट। आप थोड़े से हिंड्रेंस क्रिएट करके थोड़ा सा टाइम लेके आप धीरे धीरे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के, जैसे ट्रैफिक में होता है, थोड़ा थोड़ा मूव कर करके हम पहुँच जाते हैं। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा थी, तो यॉक का कंडीशन भी सेम हो जाता है। लेकिन व्हेन वी से कि साइटोसोल के बारे में, जब हम साइटोसोल के बारे में बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा खाली स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब हम डिवाइड करती है, जब क्लीवेज होती है, तो ये आराम से फटाक से इधर से मूव हो सकती है। सो यॉक में क्या हो जाती है, इसकी जो होती है थोड़ी सी मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, मतलब कि सपोज़ जितना टाइम इधर तक ही रहा था, इधर डिवाइड होने में थोड़ा स्लो हुआ, इतने में ही दूसरा एक डिवीज़न हो गया। फिर ये भी आके इधर इधर रुक ही रहा था, इतने में तीसरा डिवीजन हो गया। मतलब यहाँ वाला पोर्शन में ना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो रहा है। वो कहते हैं ना, कौन सा एक साबुन था, लाइफ बॉय था शायद, तो उसमें कहते हैं कि तेरा साबुन स्लो है क्या। हाँ, यहाँ इसका यॉक का क्या हो जाता है, ये स्लो है। ये मतलब इसमें जो भी रेट होती है ना, इसका जो क्लीवेज की रेट होती है, यॉक में थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, सो इस हिसाब से जब हम देखते हैं ना, ठीक है, इस हिसाब से जब हम देखते हैं इस बाल्फोस लॉ का डेफिनेशन, बाल्फोस लॉ का डेफिनेशन, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि मैं आपको फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बता देती हूँ।